हेलो बच्चों, आप सभी का तैयारी तो बड़ा अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो हम जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी जो मॉडल सेट है उसमें 2 सेट हम सॉल्व करके फुल्ली एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व किए हैं और उसको लोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको देख सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सेट 3 मॉडल सेट 3 के हर एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड से आपको फ़ायदा होगा, है ना। और इसके साथ साथ इस जो भी मॉडल सेट सीरीज़ है 5 सीरीज़ है, इसके बाद हम 4 लोड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस बार जो 12th का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम में जो भी लोग अपीयर हो रहा है उस सारे लोगों के लिए फ़ायदा करेगा और इसी बेस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसी टाइप का। इसलिए जैक बोर्ड जो है मॉडल सेट निकाल रही है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है, पहला प्रॉब्लम है रिलेशन फंक्शन से कि इन द सेट A = 1 3 5 7 रिलेशन R इज डिफाइंड बाय R एक्स वाई, है ना। एक्स वाई बिलोंग से, यानी कि ये जो एक्स वाई है वो 1 3 5 7 ही हो सकता है, ठीक है। और कहता है कि x ग्रेटर देन y। तो देखिए कि अगर रिफ्लेक्सिव में है कि A बिलोंग्स R होना चाहिए, है ना। तो आप देखते हैं कि x बिलोंग्स R पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए। क्यों? क्योंकि x इक्वल है x का, ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकंड, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब सेकंड में देखिए कहता है कि अगर x y से ग्रेटर है तो y कभी x से ग्रेटर नहीं हो सकता है, जस्ट, है ना। अगर ये कहता है कि x, ऐसा लिखते हैं, क्लियर कंसेप्ट होता है, एक्स वाई बिलोंग्स R, देन वाई एक्स बिलोंग्स R होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। बट यहाँ देखिए x ग्रेटर देन y है, इसका मतलब तो इसी चीज़ में y ग्रेटर देन x नहीं हो सकता है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक भी फॉलो नहीं करता। अब आइए ट्रांजिटिव में। अगर देखिए सपोज कि ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर चाहिए, कोई भी 3 नंबर, तो x ग्रेटर देन y है ना, और y ग्रेटर देन z है, तो निश्चित है कि x y से बड़ा है y z से बड़ा है, तो निश्चित है कि x z से बड़ा होगा। ये जो है तुम्हारा ट्रांजिटिव फॉलो करता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों देखिए, इफ A = ABC एंड R रिलेशन है, तो ABC ही 3 एलिमेंट है, तो R = A AB AC BC है, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड नन ऑफ दिस। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा होता है ये देखें हम लोग, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम है ये। तो देखिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, A चाहिए, B चाहिए और C चाहिए। तो देख रहे हैं, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में देखिए, अगर AB है तो BA भी होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। देखिए AB है, AC है तो CA भी नहीं है, AB है तो BA भी नहीं है ना, तो सिमेट्रिक भी। अब आइए ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में देखिए, अगर आपका AA है बिलोंग्स R है, AC बिलोंग्स R है ना, तो देखा जाए कि AC बिलोंग्स है ना, A कैंसिल, है ना, दोनों मिला के क्या हो जाएगा AC बिलोंग्स R है, ये भी देख सकते हैं ना। अगर ए बी ले लेते हैं, ऐसा कि तो क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ए बी ले लिए और BC ले लेते हैं, कंसेप्ट और बेहतर क्लियर। BC ले लिए, ये ए बी ले लिए और BC लिए, तो देखिए जब इस B कैंसिल होगा तो AC अवेलेबल है यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड प्रॉब्लम है कि द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ऑल बुक्स, कहता है इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय R = तो कहता है कि लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक है ना, उस बुक में
ये जो रिलेशन है उस रिलेशन में कहता है कि जो रिलेशन वो सेम पेज का है ना। तो सेम पेज है यानी कि अगर हम x लेते हैं, x कोई पेज है तो x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, है ना। ये कहता है सेम हो गया, कोई भी पेज नंबर सेम हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सेम है तो इसको अगर x y को पलटेंगे, सॉरी x को पलटेंगे तो x रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, है ना। और सेम पेज है तो अगर ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये मेरा इक्विवेलेंस, और तीनों जिसके अंदर होता है वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इन ए रिलेशन हैविंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए, कहता है कि ये 4 प्रॉब्लम कहता है कि एफ आर से आर रियल से रियल कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कि एफ जो है एफ एक्स है कॉस एक्स और जी एक्स एक्स स्क्वायर। तो कहता है कि फॉग एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये 4 ऑप्शन में देखते क्या है। आप जानते हैं कि फॉग जब आता है तो ये डेफिनेशन से होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। देखा जाए ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम की, कोई फंक्शन है जो कि नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइंड है। ये भी मेरा एन है ना, ये भी एन है और ये भी एन है ना, एफ है, ठीक है। तो कहता है कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा हो गया 3x + 7, है ना। तो अगर इसका देखिए एकदम जनरल सी बात है कि अगर हम 1 डालते हैं, इधर 1 डालते हैं नेचुरल नंबर, तो उधर क्या हो जाएगा, 3 7 10 हो जाएगा। 2 डालते हैं तो 6 7 13 हो जाएगा। 3 डालते हैं 3 3 9 16 हो जाएगा। तो ये देखिए कि जो भी एलिमेंट है इसका अलग अलग इमेज बन रहा है ना। तो निश्चित है कि ये 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए देखते हैं कि एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए कि एक भी एलिमेंट इसे कोडोमेन में नहीं बचेगा, जो भी होगा इमेज बनेगा। इसका प्री इमेज होना चाहिए सबका। तो अब देखिए समझने के लिए पहले तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू अगर लेते हैं तो देखिए 3x1 + 7 इक्वल टू 3x2 + 7, 7 7 कैंसिल, 3x1 इक्वल टू 3x2, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो 1 1 का ये पहचान एक तो हम एग्जाम्पल ले लिए। दूसरा कि अगर ऑन टू को पहचाना तो लेट y इक्वल टू जो फंक्शन है एफ एक्स, y इक्वल टू 3x + 7, इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 7, और x इक्वल टू 1/3 y - 7। तो इसमें आप y का वैल्यू 10 डालिए, है ना। 10 डालते हैं तो 10 - 7 3, 3/3 1, प्री इमेज हो गया 1। 13 डालिए, 13 - 7 कितना हो रहा है, 6 बचेगा, 6 को 3 से भाग दीजिएगा 2 आएगा। तो देखिए सबका प्री इमेज भी बन रहा है, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं बच रहा है, दैट इज ऑन टू। अगर एलिमेंट बन जाता तो इनटू हो जाता, है ना। तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, एक भी एलिमेंट, सभी का प्री इमेज बनता है। तो 1 1 ऑन टू, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए सिर्फ आर से आर डिफाइंड हो रहा है बाय एफ एक्स 2x + 7 देन एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स होने के लिए हमेशा फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना चाहिए, इस बात को ध्यान दें, तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। जब 1 1 ऑन टू होगा तो एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, है ना। तो इन्वर्स निकालने सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस एफ एक्स को y मान लीजिए, सॉरी एफ एक्स का वैल्यू डाल दीजिए 2x + 7, और सारे टर्म से को y में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका y - 7 इक्वल टू 2x। तो y - 7/2 इक्वल टू x, यही आपका इन्वर्स हो गया। क्योंकि जैसे आप इसका वैल्यू इसमें डालोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। देखिए y - 7/2 डाले, 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, अगर देखिए देख ही लीजिए 2x + 7, तो इधर हो गया y - 7/2, तो इधर क्या हो जाएगा 2 y - 7/2 + 7, तो 2 2 कैंसिल, y - 7 + 7, y आया ना, यानी इसका प्री इमेज भी बन गया। यानी कौन सा फंक्शन हो गया, y मीन्स क्या हो गया, x - 7, x - 7/2, ऑप्शन
डी इज करेक्ट, यही इसका इन्वर्स हो गया। ठीक, नंबर कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इज π/4 -π/4 3π/4 3π/4। ये निश्चित है बच्चों कि आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको जरूर पता होगा कि सर 1 है तो 10 -θ होता है, तो अगर 1 का वैल्यू π/4 सेटिस्फाइड करता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि ये जो है 0 से π/2, अगर ये अल्फ़ा है तो ये माइनस अल्फ़ा होता है, और यहाँ पे जो है नेगेटिव होता है टेन इनवर्स, है ना। तो अगर पॉजिटिव में अगर टेन इनवर्स 1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 π/4, तो आ जाएगा मेरा π/4। चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 8 कहता है बच्चों कि द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। तो आप जानते हैं कि इस बात को जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ये प्रॉपर्टी है ना इन्वर्स का। तो ये अगर देखते हैं कॉस साइन इन्वर्स ए प्लस कॉस इन्वर्स ए इक्वल टू कॉस, ये मेरा क्या हो जाएगा π/2, यहाँ एक्स एक्स है तो ए है तो π/2, और cos 90 इज 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज हाफ 1/3 1/4 1। ये चार ऑप्शन है, देखते हैं क्या है। आप सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स माइनस हाफ है ना, तो ये देखिए थीटा मान लेते हैं। तो ये देखिए एक प्रोसेस और एक डायरेक्ट, ये प्रोसेस क्या है, अगर ये मेरा अल्फ़ा है तो ये माइनस अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा पॉजिटिव निकाल लीजिए। साइन इनवर्स हाफ कितना डिग्री होता है, π/6 में होता है, पॉजिटिव होता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा -π/6। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे होता है इनवर्स, क्लियर है। और थीटा मान के कीजिएगा तो भी यही हो जाता है ना। तो ये आप देख लिए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -π/6। तो अब ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये हो गया साइन π/3 माइनस π/6 तो ये प्लस π/6 हो जाएगा। साइन क्लियर लिख ही देते हैं बच्चों, ये हो गया -π/6 ताकि कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं रहे। साइन π/3 प्लस π/6, आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा साइन 3π/6, तो साइन π/2, 3 2 जा 3 6 जा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1 किस में बच्चों, ऑप्शन डी। चलिए टेन इनवर्स इक्वल टू -√3 है ना, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू चार ऑप्शन π/3 -π/3 π/6 -π/6। तो देखिए कि टेन इनवर्स एक्स है -√3 है ना, तो चलिए इसको लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स है तो -√3 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी 10 का ये होता है मेरा 10 आपका 10 हो जाएगा √3 मीन्स क्या हो गया आपका π/6 है ना, 10 π/6 हो गया ये, सॉरी π/3। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 माइनस π/3, तो ये हो गया x इक्वल टू मेरा π/3 -π/3 ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों देखिए 11 प्रॉब्लम कहता है कि x प्लस ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, बीच में इक्वल का साइन है। तो ये जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स तब होता है जब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। देखिए 2 2 के इक्वल है, 5 5 के, तो ये इस दोनों ऑप्शन को अगर लेके चलते हैं तो मेरा x और y फाइंड होगा। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इधर हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -1। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये होता है 2x, और इधर हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 4 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 2, x इक्वल टू 2 हो गया। अब इसका वैल्यू किसी में डाल, मान लीजिए इसी में डाल देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो 2 डालते हैं, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कौन सा होगा, x का वैल्यू 2 हो गया, और ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 देखिए, a इक्वल टू a जो है दिया हुआ है -1 2 3 है ना, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर किसको कहता है, तो ये कहता है 1:3 3
बाय वन या 1/3 भी कर सकते हैं या 1/3 कर सकते हैं, 3/1, 1/1, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें ऑर्डर जो है, इसमें कितना रो दिख रहा है ना, सॉरी इसमें रो कितना दिख रहा है, 1 रो दिख रहा है। और कॉलम कितना देखिए, ये देखिए 1 2 3 कॉलम, तो 1:3, 1:3 किसमें है बच्चों, ए में, ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 देखते हैं। 13 प्रॉब्लम है बच्चों कि a = 0 1 1 0 देन a² इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो a² आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि a² होता है a × a, है ना। a का वैल्यू आपका 0 1 1 0 और इसका वैल्यू 0 1 1 0। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम लेते हैं, 0 × 0, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, इसका इसके मल्टीप्लाई, बीच में साइन प्लस का, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, फिर इसका ये वाला रो लेते हैं और एक फर्स्ट कॉलम था 1 × 0 0 प्लस 0:1 0, फिर 1:1 1 0 प्लस 0 × 0 0, आपका निकलता है कितना बच्चों, 1 0 0 1। यानी ये वाला ऑप्शन जहाँ पे है, देखिए कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी, 13 का ऑप्शन बी। चलिए 14 प्रॉब्लम को देख बच्चों। देखिए 14 प्रॉब्लम कहता है ए कोई मैट्रिक्स है ना, और कहता है के ए पर होल डैश है। के क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो 1/k k डैश a डैश k a डैश k a डैश, है ना। ये तो प्रॉपर्टीज़ है और ये आपको पता है कि ऑप्शन ये होगा कि ए पर होल डैश = होता है k a डैश, है ना। ये ऑप्शन मेरा आपका हो जाता है डी। अगर इसको देखना है तो आप देखिए a = कोई ले लिए मैट्रिक 2 3 1 5, है ना। इसको 2a से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट ले लिए, k की जगह पर ले लिए, 2a से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 4 6 2 10, है ना। इसका डैश निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो आपका डैश निकालेंगे तो 4 2 6 10 हो गया। फिर इधर आइए, आप पहले a डैश निकाल लीजिए, a डैश = कितना होता है 2 3 1 5, है ना। रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है। अगर इसका हम लोग निकालते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2a डैश, तो 2a डैश 2 1 3 5, यानी 4 2 6 10, देखिए इक्वल है ना दोनों। तो ये मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। कांस्टेंट बाहर हो जाता है और ए डैश इधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 15। स्क्वायर मैट्रिक्स a + a डैश, यानी है ना a + a डैश इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। ये चेक करना है। तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं, है ना, ले लेते हैं हम लोग 2 3 4 5, इसका डैश निकाल लीजिए 2 4 3 5, a + a डैश ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 3 4 5 और ये हो जाता है मेरा 2 4 3 5। 8 कीजिएगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 + 2 3 + 4 4 + 3 और 5 + 5, तो ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है 7, ये 7 और ये मेरा हो गया 10। तो ये बच्चों देखिए कि इसका जो ये जो है a12 = a21 है, और सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए aij = aj। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 प्रॉब्लम देखिए। 16 प्रॉब्लम कहता है कि इफ a ये एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2, है ना। इसका ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक है। तो ये कहता है कि डिटर्मिनेंट 2a, ये होता है 2 टू द पावर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कितना है, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे, ऑर्डर 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट, ये होता है डिफिनेशन, है ना। इसका जो है अगर तुम्हारा k a है तो k टू द पावर n a, ये होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग का 4a, 4 डिटर्मिनेंट a, तो 4 डिटर्मिनेंट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 का है कि प्रॉब्लम है कि वैल्यू ऑफ x, और ये दोनों डिटर्मिनेंट दिया हुआ, ठीक है। तो आप जानते हैं 2 4, है ना, 2 4 रेट ले लेते हैं आंसर के लिए, है ना। 2 4 5 1 = 2x 4 6x। एक्सपेंशन मेथड से क्या होता है, ऐसे होता है 2 1 जा 2 - 5 4 जा 20 =
2x² माइनस 24, ये हो जाता है कितना -18 2x² माइनस 24 -18 + 24 = 2x²। तो ये कितना बच रहा है बच्चों, देखा जाए 18 6 2x² 2x² = 6, x² = 3, तो x = ±√3 ये ऑप्शन हो जाएगा सी है कि a = AIJ है ना, n × n है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन k = इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि अभी जस्ट 16 प्रॉब्लम बनाए थे बच्चों, तो ये होता है k⁴ है ना n डिटरमिनेंट a, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 19 कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 6 0 और 4 3। तो एरिया ऑफ वर्टिसेस अगर ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, अगर ये वर्टिसेस है आपका 1 0 है ना, और ये होता है 6 0 और ये हो गया 4 3। तो इसमें से जो एरिया इसका होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ है ना, अगर तो x1 y1 x1 x2 x3, तो यहाँ हो गया 1 6 4, उसके बाद है 0 0 3 y1 y2 y3, इधर 1 1 1। डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, ये हो गया हाफ, और सॉल्व करते हैं तो 1 ले लिए, तो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज बचा, कितना बच्चों देखिए तो 0 1 3 1 -0 0 ले लिए, ये क्लोज 6 4 1 1, उसके बाद +1 लेते हैं, तो ये हो गया ये क्लोज 6 0 4 3, ठीक है, ये हो गया मेरा 1/2। ये देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 1 से ये कितना हो जाएगा 1 0 -3 माइनस, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, 6 -4 +1 और 6 3 जा 18 है ना, 18 हो गया और -0, यानी आपका हो गया हाफ, इधर हो गया -3, ये तो 0 हो गया, यहाँ हो गया +18, तो हो गया 15/2 और ये होता है 7.5, यानी 7.5 ऑप्शन ए। 20 प्रॉब्लम कहता है कि ये एक डिटर्मिनेंट है ना, ऑर्डर 3 का, तो ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एंड aij इज ए कोफैक्टर ऑफ aij, यानी इसका कोफैक्टर क्या है aij है। तो कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो वैसे डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कब क्या होगा, जबकि ये जो है इस एलिमेंट का कोफैक्टर है ना, तो कोफैक्टर है, तो ये एक डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, इसमें डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, यानी कि इसमें अगर 1 1 ले रहे हैं तो इसका कोफैक्टर भी 1 1 आना चाहिए, प्लस सेम ऑर्डर का होना चाहिए है ना, 2 1 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 3 1 होता है, लेकिन ये सब देखिए 2 1 है तो 1 1 है, ख़त्म, 1 1 यहाँ ठीक है, यहाँ 1 2 है तो 2 1 ये भी ख़त्म, 1 3 3 1 ख़त्म हो गया। देखिए 1 1 है 3 1 है तो ये भी तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, यानी कि इसका एलिमेंट जिसका कोफैक्टर ले रहे हैं, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसी कोफैक्टर उसी में आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए सेम ऑर्डर में है, 2 1 है 2 1 है, वो 3 1 है 3 1 है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपका, देखिए ये बहुत बड़ा इजी प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस है, ये कहता है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस होगा तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, कोई फंक्शन ऐसा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अगर a है तो a माइनस h, यहाँ पर लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस दोनों को ही f(x) मान लिया है ना, ये f(x) अगर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पे आ जाता है ये है ना,
तो ये मेरा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, इक्वल टू सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। आप जानते हैं कि लिमिट में लेफ्ट लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या तीनों वैल्यू इक्वल होगा। तो वही जो है ये राइट और लिमिट मैंने लेफ्ट को नहीं दिखाया है, सिर्फ क्या दिखाया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये निश्चित है लेफ्ट भी है और राइट भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 22 देखते हैं बच्चों। तो बच्चं आप देख रहे हैं कि 22 का प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी का, है ना। तो कहता है कि ए एंड बी के बीच क्या रिलेशन होगा, जबकि फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3, इफ एक्स ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। 3 पे कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो निश्चित है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों वैल्यू इक्वल होगा, चाहे इक्वल हो या नहीं हो, लेकिन ये कंटिन्यूस फंक्शन पे ये तीनों इक्वल होता है, ये नेचर ही होता है कंटिन्यूस। तो लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, तो अगर हम शॉर्ट चले, मल्टीपल चॉइस है इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3a + 1। ये देखिए इसके लिए ग्रेटर देन है, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया 3b + 3 और f3 हो गया सॉरी 3a + 1। अब इसमें से किसी दो, ये दोनों तो इक्वल है, किसी दो को लेके सॉल्व करते हैं बच्चों। b + 3 तो आपका हो जाएगा 3a - 3b, इधर हो गया 3 - 1, तो ये 3 कॉमन, a - b = 2 और a - b = 2/3। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या है, a - b = 2/3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 20, इंटीजर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स = x 0 to 3, यानी x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है। तो ये जो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका ये कंटिन्यूस होगा, ऐसा डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, x = 2 पे, x = 1 पे और 2 पे, और डिसकंटिन्यूस x = 1 एंड x = 2। ये है मेरा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन मेरा, ये कहता है x = 2। तो हम चेक करते हैं कि ये एक a से शुरू करते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h - f 1 बाय 1 - h - 1। तो ये मेरा हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया 1 - h - 1 बाय -h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए h कोई एक छोटा सा क्वांटिटी है, अगर इसमें घट रहा है तो इसके बाद कहाँ जाएगा, कौन सा नंबर आएगा, या तो 0 से लेके 1 है, 1 से छोटा क्या होगा, इसके नज़दीक आएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और ये 1 तो है, ये है, इधर हो गया -1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h होगा, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। चलिए अब आप ले लीजिए RHD, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h - f 1 बाय 1 + h - 1, है ना। तो आप 1 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 + h - f 1/h, ग्रेटेस्ट इंटीजर h टेंड्स टू 0। अब ये देखिए 1 में कुछ भी ऐड कीजिएगा, ये 1 है और ये 2 है ना, इसके बीच में कुछ भी थोड़ा सा बढ़ेगा तो किधर आएगा, m 1 की ओर, तो ये हो गया 1 माइनस, और इसका वैल्यू 1 है बाय h, तो ये 0 बाय क्या हो जाएगा, 0/h 0 हो जाएगा। तो आप देखिए ये इनफाइनाइट हो रहा है, ये 0 हो रहा, तो ये तो मेरा करेक्ट है। ये जो है वो 1 पे डिफाइंड नहीं होगा, 2 पे डिफरेंशिएबल हो सकता है ना, 2 लेंगे तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं होगा, है ना। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कहता है y = cos sin x देन dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है y = cos sin x। इसको जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो ये हो गया cos sin x/dx। चेन रूल लगाते हैं, इसमें कितना फंक्शन, 2 फंक्शन है तो 2 बार डेरिवेटिव हो गया। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और ये sin x एंगल हो गया,
और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। चेन रूल से कर लिए हम लोग, एक बार कॉस का किए फिर साइन का किए। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ढूंढिए तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 25। देखिए 25 कहता है कि 2x इक्वल टू साइन वाई देन डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये भी डेरिवेटिव का सवाल है, प्रॉब्लम है। तो ये पर 2x साइन वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा तो 2 डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन वाई बाई डी एक्स। तो ये तो हो गया 1, बट y का x के रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो चेन रूल से करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में cos y हो गया और डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया 2 बाय कॉस वाई, इधर हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 बाय कॉस वाई, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाय कॉस वाई, इसको ले लेते हैं 2 सेक वाई, चूँकि सेक में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों देखिए 26 कहता है इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू -1/रूट और रूट से 1/√2 से लेस है और -1/√2 से ग्रेटर, तो डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अगर देखिए तो पुट कर दीजिए आप x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा और ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉस थीटा, है ना। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये मेरा हो जाता है साइन 2 थीटा और साइन साइन कैंसिल, साइन इनवर्स साइन क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाता है 2 थीटा और y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स x। जब x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और 2 साइन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, नन ऑफ दिस। तो ये कहता है डेरिवेटिव है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा तो u बाई वी फॉर्म में वी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स को लेस के डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स u डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये मेरा हो गया x लॉग x का 1 बाई एक्स माइनस लॉग x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल 1 माइनस लॉग x बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 28 देखते हैं। 28 प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए इफ y इक्वल टू साइन 2 रेज टू द पावर साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये जो फंक्शन है ये तो आप जानते हैं कि डी वाई इक्वल टू ए एक्स होता है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है ए एक्स लॉग ए, ठीक है। तो अगर ये जो दिया हुआ है 2 टू द पावर साइन एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो जस्ट सिम करना होगा 2 साइन एक्स और ये हो गया लॉग 2, बट साइन एक्स के प्लेस साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स। देखिए ढूंढिए कौन सा है, ये बोला लगता है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 29। ये जो आपका प्रॉब्लम है y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसका डेरिवेटिव करना है। इसमें डबल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है, डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, चूँकि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे ऐसे आप देख लीजिए डी लॉग एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। तो चूँकि लॉग एक्स है और एक एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन, तो लॉग एक्स का तो पहले एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो एक्स एक्स कैंसिल बचा 2 बाय एक्स, ये तो निकल गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगेन यहीं से डेरिवेटिव करते हैं फिर एक बार, तो ये हो गया डी 2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बाहर और डी बाई डी एक्स
1/x, 1/x का आप जानते हैं -1/x² होता है डेरिवेटिव, तो ये हो गया -2/x²। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन डी 30। देखिए कि x = cos थीटा, y = sin थीटा, है ना। तो ये मेरा हो जाता है a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा है, x = a cos थीटा और y = a sin थीटा। तो जब इसका डेरिवेटिव करना है dy/dx, लेकिन बट ये है क्या, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो x = a cos थीटा है, y = a sin थीटा है। इसका पैरामीटर थीटा, तो थीटा का रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कर दीजिए। ये हो गया cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये हो गया dy/d थीटा, इधर हो गया एक sin थीटा का cos थीटा, ठीक है। तो अब निकालना आपको क्या है बच्चों, देखिए आपको निकालना dy/dx, तो आप इसको लिख सकते हैं dy/d थीटा, dx/d थीटा लिख सकते हैं। dy/d थीटा मीन्स a cos थीटा, और इसका है -a sin थीटा, cos/sin होता है cot थीटा, तो -cot थीटा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 31 के, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया। देखिए कोई सर्कुलर वेव है, जब भी कोई शांत तालाब में बच्चों अगर आप कोई भी पत्थर को डालिएगा तो वो एक सर्कुलर वेव बनता है, जस्ट लाइक ए सर्कल। तो वो सर्कल का जो सर्कुलर वेव है वो बढ़ते जाता है। तो ये सपोज कि ये बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि जब आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसका जो रेडियस बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि इसका जो है एरिया बढ़ेगा, है ना। तो ये कहता है कि एरिया किस रेट से बढ़ेगा। सपोज दैट कि ए इज एरिया, है ना, आर इज रेडियस, तो ये कहता है कि इसका रेडियस बढ़ रहा है, ये dr/dt गिवन है, dr/dt है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और r = दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो एरिया अब देखिए क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का πr², और ये जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये हो गया π × 2r dr/dt, है ना। तो मेरा हो गया 2π, r का वैल्यू हो गया 10 और dr/dt को 4 हो गया, कितना हो जाता है 80 π सेंटीमीटर² पर सेकेंड। ये ऑप्शन हो जाता है बी, है ना। बहुत आसान सा है बच्चों। देखिए सर्कुलर वेव है, जस्ट लाइक ए सर्कल, तो सर्कल पे भी सवाल आता है ना। प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है और आपके पास जो मॉडल सेट है आप निकाल ही लिए हैं नेट से, है ना। तो इसको भी पढ़ भी सकते हैं, साफ एकदम क्लियर होगा, है ना। और बहुत इजी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है ना, रेट मेजर का है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग 32 देखते हैं। है 31 के, एन इज ऑफ वेरिएबल क्यूब, है ना। वेरिएबल क्यूब है, कोई क्यूब है, अगर क्यूब का जो एज है लेट क्यूब इक्वल टू एक्स, है ना, और एंड भी इज द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये जो है, तो आप देखिए कि ये कहता है क्या दिया हुआ है कि इसका रेट जो एज है वो बढ़ रहा है dx/dt = 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। और ये भी दिया हुआ है, एक समय ऐसा होता है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो इसका एज का जो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, यानी कि इसका एज बढ़ रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और जब ये बढ़ते बढ़ते जब x का वैल्यू 10 होता है तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा, तो v = आप जानते हैं x³ होता है। वॉल्यूम जो है इसका क्या होता है, क्यूब का x³ होता है। इसका जो है हम लोग निकालते हैं तो ये होता है 3² dx/dt, ये हो गया 3x² मीन्स 10 का होल स्क्वायर, और dx/dt कितना है 3 3 × 9 10 100 9 × 100 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। देयरफॉर ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। 33 बच्चों कहता है द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) = x² - x + 1 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -½ से हाफ ओपन इंटरवल। ये मेरा ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल -1 से 1 है, हाफ क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी। तो अब जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना हो तो पहले फंक्शन को क्या करते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक बार जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश एक्स निकाले तो ये हो गया 2x माइनस 1 और 1 का तो 0 हो जाता है। तो एफ डैश एक्स आपका निकल गया 2x माइनस 1, है ना। अब ये जो है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, 0 कर दिए तो ये मेरा हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू निकल गया हाफ। अब चेक करना है, ये हो गया हाफ, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया इन्फिनिटी, नंबर लाइन में हम लोग ले लिए। तो ये कहता है कि इस साइड में हाफ से ग्रेटर कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं तो 1 डालेंगे यहाँ पे। एफ डैश 1 अगर निकालना होगा तो 2:1 माइनस 1 यानी 1, ये 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव होगा। तो आप जानते हैं नंबर लाइन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। आप चेक करके भी देख सकते हैं, हाफ से कोई छोटा नंबर 0 ही डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए तो -1 आएगा, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है ये मेरा इस रेंज में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, और इस रेंज में क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर इसमें ये जो है हाफ से इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 34 देखते हैं। जो सेम प्रॉब्लम था उसमें इंक्रीजिंग था 33 में, इसमें डिक्रीजिंग है, इसलिए हम इसको जो सोल्यूशन है इसी में समझा देते हैं। एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव किए जैसा कि उसमें। तो ये देखिए कि ये जो डिक्रीजिंग पार्ट है हम लोग फर्स्ट में समझा सके, तो डिक्रीजिंग पार्ट मेरा क्या होता है, आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग पार्ट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से हाफ, है ना। तो ये मेरा ऑप्शन ए ही करेक्ट। देखिए ये 35 प्रॉब्लम का द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज इंक्रीज, यानी हमेशा क्या होता है, वर्धमान होता है। ऑलवेज डिग्री हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज, है ना। तो ये देखिए कि किसी खास के लिए, ये जो सीमित नंबर के लिए ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो आप जानते हैं कि जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो हमको क्या निकालना होगा बाबू, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 और साइन एक्स का इतना। और साइन एक्स का रेंज अगर -1 ही होता है ना, एक्स जो है साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो अब आप देखिए कि 1 और 1 के बीच में अगर वैल्यू अगर डालते हैं, कोई भी डालेंगे, हमेशा देखिएगा अगर -1 ही डाल देते हैं लास्ट नंबर, तो ये कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर 1 डालते हैं तो 1 तो ये अपने आप में पॉजिटिव है ही, है ना। तो ये क्या हो गया, तो हमेशा ये पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा ऑलवेज इंक्रीजिंग। एकदम निश्चित है, ये आप जान ही रहे हैं कि ये जो वैल्यू है साइन एक्स हमेशा क्या होता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो लास्ट नंबर सबसे छोटा नंबर -1 है, -1 डाले तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके ऊपर जो भी डालेंगे पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 36 कहता है 36 स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी स्पर्श रेखा का ढाल निकालना। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व मेरा क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, तो dy बाई डी एक्स अब फाइंड करें एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। स्लोप निकालना है किस पे, स्लोप 8 0 0, यानी dy बाई डी एक्स 0 0, एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, cos 0 1 किस में बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 37 देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहता है, तो है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला होता है y माइनस y1 माइनस 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप x1 y1 x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, है ना। ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ये जो मेरा कर्व है 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x बाई 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स निकला -x। स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप 8 1 1, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स 1 1 इक्वल टू -1, इसका स्लोप निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, किस पे बच्चों,
1 1 पे, यानी x1 y1 का फॉर्मूला तो y माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाय माइनस वन और x माइनस वन, तो y माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है x माइनस वन, तो ये हो गया x रह गया, इधर ले गए तो माइनस y हो गया, अब ये सेम साइन प्लस माइनस में क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। 38 स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, ठीक है, जबकि कर्व ये दिया हुआ है, तो आप जान रहे हैं कि सबसे पहले क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये 12 इंटू 1, ये हो गया 6x माइनस 12, है ना, ये निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये निकला डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो गया 6 इंटू 1 माइनस 12, यानी 6 माइनस 12, ये हो गया -6, है ना। बट ये कहता है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो जो टेंजेंट का स्लोप निकाले ये हो जाता है -1 बाय -6, यानी निकल जाएगा 1/6, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। ये फंक्शन है कोई f(x) इक्वल टू साइन 2x, इसको ये दिखाना कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसको जाना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बच्चों, या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के लिए तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos 2x, है ना, क्लियर है। फिर इसको एक बार डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, एक बार डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये हो जाता है -4 साइन 2x। ये देखिए 2x का 2 हो गया, यहाँ पर भी 2x का 2 हो गया, 2 2 जा 4 -4 हो गया, f डबल डैश x निकाल लिए, है ना। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए f डैश x क्या करते हैं हम लोग, 0 करते हैं, तो 2 cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 0 हो जाता है, cos 2x इक्वल टू cos पाई बाय 2 इज 0, देयरफॉर 2x इक्वल टू पाई बाय 2, देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाय 4, x का वैल्यू पाई बाय 4 निकल गया। अब डबल डेरिवेटिव में अगर यहाँ पर डालते हैं हम f डबल डैश पाई बाय 4 डालते हैं, तो ये हो जाता है -4 साइन 2 इंटू पाई बाय 4, यानी पाई बाय 2 होगा, -4 साइन पाई बाय 2, दैट इज -4 इंटू 1, -4 लेस देन 0, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा इस पर। x इक्वल टू पाई बाय 4 क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 क्या हो गया, मैक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए, जो मेन प्रॉब्लम उसमें डाल दीजिए, f पाई बाय 4 इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 और वैल्यू 1, तो 1 इज ऑप्शन बी। 40 प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस मॉडल सेट थर्ड का, और लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों। तो देखिए आप इस वीडियो को हम कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाए हैं, है ना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना, जो भी 12th के बच्चे हैं उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा मिल सके, है ना। तो लास्ट प्रॉब्लम है इस मॉडल सेट 3 का। तो देखिए f(x) स्क्वायर 8x प्लस 17, आप जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 8, है ना, x का 1 और 17 का 0, फिर डबल डेरिवेटिव आप निकाल दो, डबल डेरिवेटिव 2 इंटू 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 निकला, f डबल डैश x, ये देखिए पॉजिटिव ही होगा, और f डबल डैश x जब पॉजिटिव हो जाता है तो मिनिमम वैल्यू शो करता है। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर देना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करता है, f डैश x इक्वल टू 0 करते हैं, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4, अगर इस x इक्वल टू 4 अगर इस डबल डेरिवेटिव में डाल दें, डबल डेरिवेटिव यहाँ पर 2 है, तो ये पहले से पॉजिटिव है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डबल डैश x हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 4 क्या है, मिनिमम
पॉइंट है, तो मिनिमम वैल्यू ओरिजिनल में डाल देते हैं हम लोग, है ना। ओरिजिनल मेरा ये है, तो यहाँ पर डालेंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17। सॉल्व कर दीजिए। 16 माइनस 32 प्लस 17 कितना हो जाएगा बच्चों, देखा जाए 33, 1 हो जाएगा, है ना। 1 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो बच्चों देख लिए, आपको 1 से लेके मॉडल सेट का 1 से लेके 40 तक हमने फुल्ली एक्सप्लेन सॉल्व किया है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपका मॉडल सेट 4 के साथ